एक बार फिर से प्रस्तुत हूँ मैं आप सभी के सामने आज इंडो चाइना को लेके। आज क्लास 10वीं का हिस्ट्री का चैप्टर 2 है, जिसमें मैं आप सभी को इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन के बारे में बताऊंगा। तो देखिए, ऐसा है कि अभी आपको इस चैप्टर के पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना है कि मतलब हर एक पॉइंट में क्या है, क्या छुपा हुआ है राज। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्लाइड से। सबसे पहले स्लाइड में कहता है कि चीन के साये से आज़ादी। अब आपको ये समझने में परेशानी नहीं होगी कि चीन के साये से आज़ादी कहने का मतलब है कि आखिर चीन किस तरह से हमारे ऊपर आता। और अभी भी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में चीन के साथ कुछ अच्छे संबंध नहीं है, लेकिन आज मैं चीन के साथ वियतनाम और बहुत सारे अलग देशों के संबंध के बारे में बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले टॉपिक से। पहला टॉपिक कहता है हमारा कि चीन के साये से आज़ादी। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि इंडो चाइना में आधुनिक देश जो वियतनाम था, वियतनाम एक देश था, और लाओस एक देश था, और कंबोडिया जो था ये शामिल थे। कई बार सुनने में आपको लगता है कि इंडो चाइना, तो इंडो चाइना में सिर्फ और सिर्फ चाइना नहीं था, बल्कि इंडो चाइना के अंदर ये वियतनाम भी थे और लाओस भी थे और कंबोडिया भी थे। मतलब ये इंडो चाइना जो ग्रुप था उसमें इन्हीं तीनों देशों को शामिल किया गया था। तो आइए शुरुआत करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट से। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि 1945 में वियतनाम जो है फ्रांस के औपचारिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी। देखिए क्या था कि 1945 से पहले अगर बात की जाए तो जो वियतनाम था वो फ्रांस के अधीन था, लेकिन 1945 में या फिर 1945 के बाद भी आप कह सकते हैं जो वियतनाम है उसे औपचारिक स्वतंत्रता प्राप्त हो गई थी। किससे? वो हो गई थी फ्रांस से। स्वतंत्रता से पहले यह चीनी साम्राज्य के अधीन था। यहाँ पे समझने योग्य बातें ये है कि आखिर फ्रांस से आज़ाद होने से पहले वियतनाम, लाओस और कंबोडिया किसके अधीन थे? तो वो सब चीन के अधीन थे। मतलब चीन का शासन था यहाँ पे, इनके जो ऊपर जो आधिपत्य था वो चीन का था, चीनी साम्राज्य के अधीन थे ये। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है स्वतंत्रता के बाद भी, मतलब कि 1945 जो था जिसमें इनको स्वतंत्रता प्राप्त हो गया था फ्रांस से, उसके बाद भी वियतनाम ने चीनी संस्कृति और चीनी शासन व्यवस्था को अपनाए रखा था। अब स्वाभाविक सी बात है कि इनके जो पड़ोसी देश हैं, या फिर आप कहिए कि चीनी इनके बहुत ही नज़दीक के देश हैं, तो इनकी सभ्यता जो थी वो फ्रांस से या चीनी से अलग होने के बाद भी वियतनाम ने क्या किया, वियतनाम ने अपना जो संस्कृति था उस संस्कृति को अपनाए रखा। वो संस्कृति क्या थी? वो संस्कृति थी इनकी चीनी जैसी। मतलब चीन में जो संस्कृति थी वही संस्कृति कुछ इनके शासन में भी था। वियतनाम ने चीनी संस्कृति और चीनी व्यवस्था को अपनाए रखा था। मतलब सेम संस्कृति थी इनकी जो चीनी के थे। आइए हम इसके अगले पॉइंट की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है औपनिवेशिक वर्चस्व और उसका प्रतिरोध। अब ये क्या है? तो देखिए, औपनिवेशिक वर्चस्व जो है यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि 1815 में फ्रांसीसी सैनिक वियतनाम की धरती पर डेरा डाला। जो 1858 की बात है उसमें जो अभी मैंने आपको बताया था पिछले स्लाइड में कि जो वियतनाम था उस पर अधिकार किसका था? फ्रांस का था। लेकिन 1858 में फ्रांसीसी सैनिक ने वियतनाम की धरती पर अपना डेरा डाला था। मतलब कि ये यहाँ पे उपस्थित हो गए थे 1858 ईस्वी में। दूसरी तरफ बात की जाए तो आपको बता दूं कि 1880 के दशक के मध्य तक उन्होंने उत्तरी क्षेत्र पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली थी। जो ये फ्रांस के लोग थे, इन्होंने वियतनाम और इनके जो और भी देश थे उनके उत्तर की क्षेत्र में अपना पूरा वर्चस्व बना लिया। मतलब पूरी तरह से इसको अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर ले लिया था। इन पे पूरा इनका स्वामित्व था, कह सकते हैं राज था इनका इनके ऊपर। ये इसको अपने ऊपर अपने अंदर से कंट्रोल करते थे। नेक्स्ट स्लाइड में कहता है हमारा फ्रांसीसी कॉलोनियों की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जहाँ पे फ्रांसीसी रहते थे वहाँ पे इन्हें ज़रूरत थी वहाँ के सामानों का, वहाँ के राशन पानी का, वहाँ के दाना पानी का, और अपने साम्राज्य और अपने पकड़ को मजबूत बनाए रखने के लिए वहाँ पे इनको कॉलोनी बसाना जरूरी था। प्राकृतिक संसाधनों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए। देखिए, अब कोई व्यक्ति कहीं पे रहता है तो उसे वहाँ की ज़रूरत की चीज़ें ज़रूरी होती है। जैसे कि मैं अगर कहीं रहूँ, यदि मैं दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली में मुझे अपने रहने के लिए एक घर चाहिए, खाने के लिए खाना चाहिए, चलने के लिए एक गाड़ी चाहिए। तो ये संसाधन है जो मुझे आवश्यकता करने के लिए। यही ऐसा ही कुछ फ्रांसीसियों के साथ हुआ। जब फ्रांसीसी यहाँ पे आ गए तो इन्हों वहाँ रहने के लिए प्राकृतिक संसाधन और अन्य वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए वहाँ पे कॉलोनियों का निर्माण करना इनको जरूरी लगा।
वहीं पे अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो पिछले समाजों तक सभ्यता की रोशनी पहुंचाना विकसित यूरोपीय राष्ट्र का दायित्व था। अब वहाँ पे जो पिछले समाज थे उनके सभ्यता की रोशनी मतलब कि आगे के मतलब कहिए कि अच्छे संस्कार को देने के लिए विकसित जो यूरोपीय राष्ट्र थे उनका काम था कि उन तक वो सारी चीज़ों को पहुँचाएँ। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा कहता है क्या उपनिवेशों का विकास करना जरूरी था। तो देखिए उपनिवेशों का विकास करना जरूरी है या नहीं, अब इसके हम कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि वियतनाम के आर्थिक विकास की बाधाएं। जो वियतनाम का इकोनॉमिकल सिस्टम था, जो उनके इकोनॉमिकल सिस्टम थे उनमें बाधाएं आ रही थी, इसलिए उपनिवेश का विकास होना जरूरी था। उनके पास ज़्यादा आबादी थी, कृषि की कम उत्पादकता था और किसानों पर भारी कर्ज था। ये सारी चीज़ें पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा। आइए मैं आपको फिर से एक बार समझाता हूँ कि वहाँ पे आबादी जो थी वो ज़्यादा थी और ज़्यादा आबादी वाले जगहों पे उपनिवेशों का विकास करना जरूरी है। कृषि की कम उत्पादकता, वहाँ पे जो खेती होती थी उससे उत्पादक उस काम का नहीं हो पाता था जो वहाँ के जनता को उनके पेट भरने के लिए काफ़ी हो सके। और किसानों पर भारी कर्ज, वहाँ के जितने भी किसान थे जो वहाँ पे फार्मर थे उन पे लोन बहुत था, वो कर्ज के नीचे दबे हुए थे। आगे का पॉइंट कहता है कि वियतनाम एक कॉलोनी के रूप में कैसे विकसित हुआ। तो वियतनाम एक कॉलोनी के रूप में विकसित हुआ कैसे, उसके भी मैंने आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट बताए हैं। आइए सबसे पहले पॉइंट की तरफ देखते हैं। वियतनाम की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से चावल की खेती और रबर के बागानों पर आधारित था। इन पर मुख्य रूप से फ्रेंच और वियतनामी अभिजात वर्ग का स्वामित्व था। अब अभिजात वर्ग की बात आई है तो एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि ये फ्रांसीसी क्रांति के जो दौरान 3 भागों में बांटा गया था पूरे समाज को, वो 3 भागों में एक अभिजात वर्ग भी था। और जो वियतनाम है उसका जो आर्थिक व्यवस्था है वो आर्थिक व्यवस्था उनके मुख्य रूप से किस चीज़ के, तो चावल की खेती और रबर के बागानों पर आधारित था। और इस पर भी किसका कब्जा था, तो फ्रेंच का और वियतनामी अभिजात वर्ग का स्वामित्व था। इस क्षेत्र की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रेल और बंदरगाह की सुविधाएं विकसित की गई थी। रबर के बागानों में काम करने के लिए वियतनामी मजदूरों से एक तरफा अनुबंध किया गया। और अगला पॉइंट कहता है फ्रांस ने अर्थव्यवस्था के औद्योगिकरण के लिए कोई खास काम नहीं किया। देखिए फ्रांस जो था वो वहाँ पे राज कर रहा था, तो अब वो अपने देश का तो था नहीं और वो वियतनाम को अपना देश भी नहीं समझता था। तो ऐसे में वो वहाँ पे किसी भी प्रकार का विकास का काम क्यों करे, इसलिए वो सिर्फ वहाँ पे राज करता था और वहाँ पे विकास नहीं करता था। और धीरे धीरे क्या हुआ कि वहाँ पे इसी कई पॉइंटों के कारण वहाँ पे अगर बात की जाए तो कॉलोनी के वो जो था वो एक कॉलोनी के रूप में विकसित होना शुरू हो चुका था। ये 4 पॉइंट इसके इम्पोर्टेंट है, 1, 2 और 3 और 4। तो ये चारों पॉइंटों को आपको ध्यान से देखना है कि वियतनाम एक कॉलोनी के रूप में कैसे विकसित हुआ। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि औपनिवेशिक शिक्षा की दुविधा क्या थी। तो औपनिवेशिक शिक्षा की दुविधा के बारे में एक बार बता दूं मैं आप सभी को कि फ्रांसीसी देश के अस्थायी लोग को सब बनाने के लिए आधुनिक शिक्षा को एक रास्ते के रूप में देखते थे। फ्रांसीसी ने देश को मतलब कि अच्छा और पढ़ा लिखा बनाने के लिए आधुनिक शिक्षा को एक रास्ता देखता था कि इससे आधुनिक शिक्षा हो सकता है। वहीं पे दूसरी तरफ बात की जाए कि आधुनिक सोच जो थी वो शिक्षा की भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। चीनी भाषा वियतनामी कुलीन द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा थी। वहीं पे दूसरी पॉइंट देखिए तो चीनी भाषा वियतनामी धनी और अभिजात लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा थी। जो चीनी भाषा थी जो चीन में बोला जाता था और उस समय वियतनाम में भी बोला जाता था, उस समय वियतनाम के जो रिच पर्सन थे, जो धनी लोग थे, करोड़पति लोग थे, उनके द्वारा यह भाषा बोली जाती थी या फिर इसके बाद वो अभिजात वर्ग के द्वारा ही बोली जाती थी। अभिजात वर्ग के जो लोग थे वो इन भाषाओं को बोलते थे। वहीं पे आगे की पॉइंट को देखते हैं। आगे का पॉइंट हमारा कहता है कि कुछ नीति निर्माताओं ने फ्रेंच भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि वे फ्रांसीसी संस्कृति की श्रेष्ठता के कायल हो जाए। देखिए कुछ नीति निर्माता कहने का मतलब हुआ कि उस समय के जो फिलोसफर थे उन लोगों ने कहा कि शिक्षा के माध्यम के रूप से इस पर जोर दिया जाए ताकि फ्रांसीसी संस्कृति की श्रेष्ठता यहाँ पे भी वर्चस्व जमा रहे। जैसे कि आप सभी को पता है कि ब्रिटिश लोग जो हमारे भारत में आए तो उन्होंने क्या किया, हमारे हिंदी को कम करके अपने इंग्लिश को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया। ऐसा ही कुछ उस समय फ्रेंच का भी हो रहा था कि फ्रांसीसी लोग जो थे वो वियतनाम में रह के उनकी संस्कृति को दबा के अपने फ्रेंच की संस्कृति को वहाँ पे लागू करना चाहते थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि
अन्य लोगों का सुझाव था कि छोटी कक्षा में वियतनामी भाषा और उच्च शिक्षा कक्षाओं में फ्रेंच की भाषा का शिक्षा दिया जाए। वहाँ के कुछ लोगों का मानना था कि जो क्लास 1, 2, 3, 4, 5 है, मतलब छोटी कक्षा है, उस पर वियतनामी भाषा, और जो बड़े कक्षा के बच्चे हैं उन्हें फ्रेंच भाषा सिखाया जाए। अगला पॉइंट हमारा कहता है फ्रेंच सीखने और फ्रांसीसी संस्कृति अपनाने वाले लोगों को फ्रेंच नागरिकता से पुरस्कृत किया जाता था। मतलब कि जो लोग वहाँ पे उस समय फ्रेंच सीखते थे उन्हें पुरस्कार दिया जाता था ताकि और से और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस समय फ्रेंच सीखें। ये इनका टेक्निक था ताकि इनके फ्रांस की क्रांति, मतलब फ्रांस के जो लोग वो संस्कृति थी वो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फैल सके। वियतनाम में केवल धनी वर्ग के बच्चों को ही स्कूल में दाखिला मिलता था। स्कूल के पाठ्य पुस्तकों में फ्रांसीसी और औपनिवेशिक शासन को सही ठहराया था। मतलब फ्रांस के लोग जो कर रहे थे दुनिया भर में उसे उनके किताबों में वहाँ पे सही बताया गया था और उन्हें ही वहाँ के बच्चों को पढ़ाया भी जाता था। ये था औपनिवेशिक शिक्षा की दुविधा। मतलब फ्रांस के लोगों ने पूरी अच्छी तरह से वहाँ पे वर्चस्व कायम कर लिया था और वो चाहते थे कि यहाँ के बच्चे या फिर कोई जो नए आने वाली पीढ़ी है उन्हें फ्रांसीसी क्रांति के सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ाया जाए, मतलब पॉजिटिव वे में पढ़ाया जाए, ये नहीं कि निगेटिव में, उन्हें पॉजिटिव प्लस में पढ़ाया जाए, न कि माइनस में, ताकि उनका जो भी किया हुआ काम है वो यहाँ के इतिहास में अमर हो जाए और बच्चे इसको सही समझें। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देखते हैं। आधुनिक दिखने की चाह। आधुनिक दिखने की चाह में आप सबको यहाँ पे पता करना है कि 1907 में जो है इन्होंने क्या किया। 1907 में इन्होंने टोनकिन फ्री स्कूल शुरू किया और इन्होंने यहाँ पे आने के बाद अपने पश्चिमी शैलियों को अपनाने के लिए छोटे छोटे बच्चों को प्रोत्साहित किया। और अब प्रोत्साहित करने का मतलब है कैसे, इन्होंने बताया कि पश्चिमी शैलियों को कैसे अपनाया जाता है। इन्होंने इन्हें छोटे छोटे बाल रखने की सलाह दी और इनके जो और अलग अलग चीज़ें थी इन्हें करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो ये जो इंडो चाइना है इनमें आपको मुख्यतः इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है जिससे आप डिटेलिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट था कि 1907 में इन्होंने टोनकिन स्कूल शुरू किया और यहाँ के बच्चों को प्रोत्साहित किया कि आप छोटे छोटे बाल रखो और अपनी संस्कृति को अपनाने के लिए इन्हें प्रोत्साहित किया। आइए हम इसके नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देखते हैं। अगला कहता है कि स्कूलों में विरोध के स्वर। अब स्कूल जो था जो इन्होंने शुरू किया था उसमें इनके खिलाफत की बू आने लगी। जैसे शिक्षकों और छात्रों ने पुस्तकों एवं पाठ्यक्रमों का विरोध करना शुरू कर दिया। 1920 के दशक आते आते छात्र छात्राएं राजनीतिक दल संगठन बनाने लगे, जैसे कि युवा अन्नान की पार्टी। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 1920 तक आते आते इन्होंने क्या किया। 1920 तक आते आते यहाँ के बच्चों को इतना तो नॉलेज हो ही गया था, इन्हें यह समझ में आ गया था कि ये बाहर के लोग आके हमारी संस्कृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। अब स्वाभाविक सी बात है कि आपके घर में आपको डेली कृष्ण भगवान की पूजा करनी होती है, ऐसे में आके आपको कोई बोले कि भोला बाबा का पूजा करो तो आप करेंगे? नहीं करेंगे। तो ऐसे ही इनकी जो संस्कृति चलती आ रही थी वो मतलब चीन के लोगों से मिल रही थी। लेकिन अब जब ये फ्रेंच लोग आ गए तो इन्होंने कहा नहीं, छोटे छोटे बाल रखो, नहीं तुम ऐसे करो, तुम ऐसे पढ़ाई करो, तुम वैसे रहो। तो ऐसे में क्या हुआ कि आगे चल के इन्होंने छोटे छोटे जो बच्चे थे जो स्कूल में पढ़ रहे थे, इन्होंने अपना राजनीतिक दल ही बनाना शुरू कर दिया और इनके खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। स्कूल राजनीतिक और सांस्कृतिक लड़ाई के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया। मतलब जो स्कूल बच्चों के पढ़ाने के लिए बनाया गया था उस स्कूल में अब राजनीति और सांस्कृतिक लड़ाइयाँ शुरू हो गई। वियतनामी बुद्धिजीवियों ने वियतनामी भूभाग और संस्कृति दोनों को नुकसान होने की आशंका जताई। जो वहाँ के तथाकथित लोग हुआ करते थे उस समय के, उन्होंने कहा कि भाई जिस स्थिति से आप लोग चल रहे हैं ऐसे में क्या होगा कि हमारी संस्कृति और हमारा ज़मीन जो है वो दोनों हाथ से निकल जाएगा, इसलिए अभी से संभलना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद वहाँ के लोगों ने इसके खिलाफ भरपूर आवाज़ उठाई और आवाज़ उठाने के बाद इसके खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर दिया था। आइए हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है साफ सफाई, बीमारी और रोज़मर्रा प्रतिरोध। हनोई में प्लेग और पड़ताल। अब प्लेग वगैरह जो है ये बीमारी है, तो आइए हम आपको इसके बारे में डिटेलिंग बताते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि फ्रांस के हनोई शहर एक सुंदर और स्वच्छ शहर के रूप में बनाया गया था। जो फ्रांस का शहर था उसका नाम है हनोई, जो एक बहुत ही अच्छा और स्वच्छ शहर था। वहीं पे दूसरी तरफ की बात की जाए तो 1903 की बात है। 1903 में हनोई के आधुनिक हिस्से में
ब्यूबोनिक प्लेग फैल गया। बीमारी है ये, एक प्रकार का डिजीज है। शिविरों में एक बड़े परिवहन प्रणाली के रूप में भी काम किया गया, जिससे चूहों को शहर के चारों ओर निर्बाध घूमने के लिए आदर्श साबित हुआ। देखिए क्या है कि अब जो शिविर होते हैं, जो आप सभी को पता है कि अभी हमारे देश में भी मेट्रो सिटी वगैरह में शिविर आपको देखने को मिलेंगे। अगर उसमें पानी जमा हो जाए तो उसके नीचे के कीड़े मकोड़े गंदगी जो है वो शहर के ऊपर आ जाएगा। ऐसा ही कुछ उस समय हुआ कि जब यहाँ के सीवरेज जाम हो गए तो उनसे ना चूहे बाहर निकल के शहर में पूरी घूमने लगे। मतलब पूरा शहर एक तरह से उस समय आप कहिए, जब आप बुक में पढ़िएगा तो चूहामय हो गया। मतलब पूरे शहर में चूहा 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 हो गया। जो उस समय फ्रेंच वालों ने क्या कहा कि भाई ये तो पूरा चूहा चूहा हो गया, अब इसे पकड़ना पड़ेगा। तो ये अभी नहीं, इसके अगले स्लाइड में देखेंगे। अगला स्लाइड कहता है चूहों की पकड़ धकड़। जब पूरे शहर में चूहे चूहे हो गए, चूहों की घुसपैठ को रोकने के लिए 1902 में चूहों को पकड़ने की मुहिम शुरू की गई। ये पहला ऐसा काम है जो मैंने सुना है कि चूहों को पकड़ने का काम दिया गया है। फ्रांसीसियों ने क्या किया, वियतनाम के लोगों को काम पर रखा, मतलब जॉब दिया उनको कि उन्हें प्रत्येक चूहे पकड़ने के पैसे दिए जाएंगे। उन्हें मनी मिल रहा था चूहे को पकड़ने के। वियतनाम के लोगों को फ्रांस के लोगों ने ये काम दिया था। वियतनामी श्रमिक चूहों को पकड़कर उनकी पूंछ काट लेते थे और उन्हें जिंदा जाने देते थे। तो क्या हुआ, प्रतिरोध और असहयोग से तंग आकर फ्रांसीसियों ने पैसे देने ही बंद कर दिया। क्या हुआ कि फ्रांस के लोगों को यह पता चल गया कि ये लोग जानबूझ के उनके साथ परेशान कर रहे हैं, उनका प्रतिरोध कर रहे हैं, चूहों का पूंछ काट के जानबूझ के उनसे पैसे ले रहे हैं और उन्हें फिर छोड़ दे रहे हैं। तो इसके बदले में क्या हुआ कि उन्होंने पैसे देने का कार्यक्रम ही बंद कर दिया। आइए हम इसके अगले स्लाइड को देखते हैं। धर्म और उपनिवेशवाद विरोध। वियतनामियों के धार्मिक विश्वास किस पे था, बौद्ध धर्म पे था। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था और उसके बाद भी था कन्फ्यूशीवाद और स्थानीय प्रथाओं के रिवाज पर आधारित था। मतलब वियतनाम के जो लोग थे उनका विश्वास बौद्ध धर्म पे भी कह सकते हैं, कन्फ्यूशीवाद और स्थानीय प्रथा जो होती है, लोकल देवी देवताएं, वो तो होती ही है। वियतनाम में फ्रांसीसियों ने ईसाई धर्म की भी शुरुआत कर दी। अब देखिए क्या था ये, मतलब कि फ्रांस के जो लोग थे वो तो ईसाई धर्म के लोग थे। उन्होंने कहा कि यहाँ पे बौद्ध धर्म ये लोग मानते हैं, तो उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पे ईसाई धर्म की शुरुआत करते हैं और वहाँ के लोगों से ईसाई धर्म को अपनाने की गुजारिश करने शुरू कर दिए, उन्हें लोभ देना शुरू कर दिए ताकि वो वहाँ के जितने भी लोग थे वो ईसाई धर्म को अपना ले, ताकि फ्रांस का जो विस्तारवाद नीति है वो वहाँ पे कायम हो जाए। अगला पॉइंट कहता है 1868 में विद्वानों का विद्रोह। अब क्या हुआ कि 1868 आते आते तक इस विद्रोह का नेतृत्व जो है वो इम्पीरियल कोर्ट के अधिकारियों ने भी किया। न्यू अन और हां तेन ने विद्रोह का नेतृत्व किया और 1000 कैथोलिकों को मार डाला। अब क्या हुआ कि वहाँ के लोगों ने जब विद्रोह को अपनाया तो विद्रोह को अपनाने के बाद वहाँ के जो लोग थे क्या थे, उनका नाम था न्यूगू अन और हातिरियन ने विद्रोह किया और वहाँ के 1000 कैथोलिकों को जिंदा मार डाला, मतलब ख़त्म कर दिया। 18वीं सदी के मध्य तक 30 लाख लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दिया गया। मतलब कि वहाँ के जो फ्रांस के लोग थे उन्होंने 30 लाख लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दिया। विद्रोह को फ्रांसीसियों द्वारा कुचल दिया गया। वहाँ के जो लोग विद्रोह कर रहे थे उन्हें फ्रांस के लोगों ने दबा दिया, कुचल दिया। आइए हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हुआ हाओ आंदोलन, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको देखना है क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। BVI ही लीजिए आप उसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हुआ हाओ आंदोलन की शुरुआत 1939 में इसके संस्थापक हुइन फू सो के नेतृत्व में हुई थी। नाम थोड़ा अजीब है क्योंकि चीनी वियतनामी का नाम हैंगचुंग, फैंगचुंग, हुनचुंग ऐसा ही होता है। चलो जो भी है ठीक ही है, चलो पढ़ लेना आपने। अब इन्होंने क्या किया, उन्होंने फिजूल खर्च की आलोचना की, बालिका वधुओं की बिक्री, जुआ और शराब और अफीम के इस्तेमाल का विरोध भी किया। उन्होंने कहा कि ये फिजूल खर्चे बंद करो और जो छोटे छोटे बच्चों की बिक्री होती है, जुआ शराब और अफीम का इस्तेमाल होता है, उसे भी बंद करो। आप सभी को तो पता है जो अच्छी बातें करेगा अभी के समाज में उसे पागल ही समझा जाता है। ऐसा ही कुछ इनके साथ भी हुआ। फ्रांसीसियों ने उन्हें पागल घोषित कर उसे पागल खाने ही भेज दिया। वाह, वेरी गुड। फ्रांसीसी को लगा कि ये हमारे आगे आने वाले समय में हमारे लिए दिक्कतें
खड़ा कर सकता है, इसलिए उसे पागल घोषित करके पागल खाना भेज दिया। 1941 में उन्हें मुक्त कर वियतनाम से लाओस भेज दिया गया और उनके अनुयायियों को यातना शिविर में डाल दिया गया। मतलब उसके जो फॉलोअर थे उसे बहुत कठोर दंड दिया गया और उसको समाप्त कर दिया गया। आइए हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा आधुनिकीकरण की संकल्पना। देखिए, आधुनिकीकरण और राष्ट्रवाद के संबंध में दो राय बिल्कुल है कि एक राय तो यह थी कि मतलब वहाँ उस समय पश्चिमी वर्चस्व का मुकाबला करने के लिए वियतनामी परंपराओं को मजबूत करना चाहिए था। दूसरी राय यह थी कि विदेशी वर्चस्व का विरोध करते हुए वियतनामी को पश्चिमी सभ्यता से कुछ सीखना चाहिए था। यहाँ पे हुआ यूँ कि फान बाई चारू एक कन्फ्यूज विद्वान थे और वो एक राष्ट्रवादी भी थे। उन्होंने 1903 में रेवोल्यूशनरी सोसाइटी नामक पार्टी का गठन भी किया था। फान चू राजशाही के खिलाफ थे, मतलब जो राजाओं का उस समय शासन हुआ करता था उसके खिलाफ थे और एक लोकतांत्रिक गणराज की स्थापना करना चाहते थे। लोकतांत्रिक गणराज का मतलब हुआ जहाँ पर जनता के द्वारा चुना गया शासन हो। वह पश्चिमी सभ्यता को पूरी तरह से खारिज करने के खिलाफ थे, मतलब वो बिल्कुल फ्रेंच लोगों के खिलाफ थे, उन्हें फ्रेंच चाहिए ही नहीं था अपने देश में। यही था आधुनिकीकरण की संकल्पना, जिसमें दो राय मैंने आपको समझा दिया, पहली राय और दूसरी राय। वहीं पे जो कन्फ्यूशियस विद्वान थे वो एक राष्ट्रवादी थे, रेवोल्यूशनरी सोसाइटी पार्टी का गठन भी किया और वो खिलाफ थे राजशाही के, क्योंकि उन्हें लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करनी थी। वह पश्चिमी सभ्यता के पूरी तरह से खारिज करने के खिलाफ में थे। आइए अगला पॉइंट हमारा कहता है आधुनिक बनने के अन्य तरीके, जैसे जापान और चीन पूरब की ओर चलो। अब ये पॉइंट्स को समझना भी बहुत ज़रूरी है। 1907 से 1908 में आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए लगभग 300 वियतनामी छात्र जापान गए थे, क्योंकि जापान जो है वो शुरुआत से ही आधुनिक है। तो वियतनाम के 300 छात्र जो हैं वो कहाँ गए? वो गए जापान पढ़ाई करने के उद्देश्य से, आधुनिक मतलब अभी के जो टेक्नोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन है, एजुकेशन है, उसे प्राप्त करने। उनका उद्देश्य फ्रांसीसियों को बाहर निकालना और न्योगुइन वंश को फिर से गद्दी पर बैठाना था। वे जापान से मदद चाहते थे और टोक्यो में एक पुनर्स्थापना सोसाइटी की स्थापना भी की। लेकिन 1908 के बाद जापान सरकार ने पुनर्स्थापना सोसाइटी जैसी गतिविधियों का दमन करना शुरू कर दिया और फान बोई चाउ ने उनमें से बहुत से देश से बाहर निकाल दिया गया। वियतनामी छात्र को चीन और थाईलैंड में शरण लेना पड़ा। देखिए, शुरुआत में जो है 1907 जब 1908 में ये लोग गए वहाँ पे, तो इनका तो स्वागत हुआ। 300 छात्र जो गए थे उनका उद्देश्य वहाँ के टेक्नोलॉजी को ज्ञान प्राप्त करना था और फ्रांसीसी को बाहर निकाल के उनके जो न्यूगेन वंश थे उनको फिर से राजगद्दी पर बैठाना था। वो एक तरह से समझिए ना कि जापान से मदद लेना चाहते थे। लेकिन क्या हुआ, 1908 के बाद जापान सरकार ने उन्हें धक्के मार के बाहर निकाल दिया और इस कारण से बेचारों को देश से बाहर निकाल दिया और वो चीन और थाईलैंड में जाके शरणार्थी बन के वहाँ पे रुके। नेक्स्ट टॉपिक कहता है वियतनाम पर चीनी प्रभाव। अब देखिए, वियतनाम पर चीनी प्रभाव भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जब 1911 में सन यात सेन ने चीन में राजशाही को उखाड़ फेंका, इससे प्रेरणा लेते हुए वियतनामी छात्रों ने वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन का भी गठन किया। जैसे आपको पता है कि जब फ्रांस में क्रांति शुरू हुई तो उस क्रांति के बाद अलग अलग जगहों पे भी क्रांति शुरू हो गई। सब ने कहा कि नहीं, हमें ये राजशाही नहीं चाहिए, हमें जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार चाहिए, जनता जिस पार्टी को चुनती है वही सरकार चाहिए। तो क्या हुआ कि उस समय सन यान सेन जो थे, एक उस समय के राष्ट्रवादी नेता थे, उन्होंने क्या किया कि चीन में उस समय के जो राजशाही थी उसे हटा दिया और इसी को देखते देखते वहाँ के जो वियतनामी छात्र थे उन्होंने वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन का गठन कर डाला। इसका उद्देश्य क्या था, ये क्या चाहते थे? वियतनाम में एक लोकतांत्रिक गणराज्य और एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना करना चाहते थे। मतलब इनका भी मानना था कि यहाँ पे जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार होनी चाहिए, हमें राजशाही नहीं चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, कम्युनिस्ट आंदोलन और वियतनामी राष्ट्रवाद। अब कम्युनिस्ट आंदोलन और वियतनामी राष्ट्रवाद के बारे में भी जानना जरूरी है। देखिए ये क्या है, ये है हमारा 1930 में महामंदी ने वियतनाम में बेरोजगारी और गरीबी जमीन विद्रोह पर जन्म दे दिया। अब क्या हुआ, 1930 तक वियतनाम में ना मतलब काम धंधा बिल्कुल ठप हो गया, गरीबी बहुत ज़्यादा हो गया और ग्रामीण विद्रोह मतलब जो गांव के लोग थे, जो ग्रामीण थे, उन्होंने अब मतलब विद्रोह करना शुरू कर दिया। हो ची मिन ने फरवरी 1930 में वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। जापान में 1940 में वियतनाम पर कब्जा भी कर लिया। देखिए जापान जो है वो 1940 में वियतनाम पर ही कब्जा कर लिया।
इसलिए तो इन्होंने इन्हें देश से भगाया था, ताकि ये अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लेंगे तो ये भी ज्ञानी हो जाएंगे। लेकिन जापान के मन में तो उस समय लालच था कि वियतनाम पे हमें कब्जा करना है, और 1940 तक आते आते इनके मंसूबे पूरे हो गए। वियतनाम की आज़ादी के लिए वियतनाम स्वतंत्रता लीग ने जापानियों का मुंहतोड़ जवाब दिया, मतलब जापानी के खिलाफ वो खड़े हो गए। हनोई ने आज़ाद करा लिया। हो ची मिन्ह सितंबर 1943 में वियतनाम के लिए लोकतांत्रिक गणराज्य के अध्यक्ष भी बन गए। ये कुछ पॉइंट थे जो कम्युनिस्ट आंदोलन और वियतनामी राष्ट्रवाद के लिए थे। आइए हम इसके अगले पॉइंट की तरफ देखते हैं। अगला पॉइंट कहता है वियतनाम गणराज्य। अब वियतनाम गणराज्य में फ्रांसीसी शासक सम्राट बो दाई ने एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल करते हुए देश पर कब्जा जमाए रखना चाहता था। फ्रांसीसी शासक जो था वो चाहता था कि वहाँ पर कोई राजा बना दे और वो हमारे अंदर ही काम करे। सालों तक लड़ाई के बाद आखिरकार 1954 में दिएन बिएन फू ने फ्रांसीसियों को हरा दिया था। दिएन बिएन फू ने फ्रांसीसियों को हरा दिया। अब क्या हुआ कि फ्रांसीसियों के हार के बाद जिनेवा में आयोजित शांति वार्ता में वियतनाम ने उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में बांट दिया। जो वियतनाम पूरा था उसे वहाँ पे बांट दिया गया, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में। हो चिंग मिन और कम्युनिस्टों ने उत्तर में सत्ता स्थापित कर ली और बाओ दाऊ ने दक्षिण में सत्ता स्थापित कर ली। बाओ दाऊ शासन जल्द ही नागो दिन डायम के नेतृत्व में तख्तापलट द्वारा समाप्त कर दिया गया था। नागो दिह दिम्र के नेतृत्व में तानाशाह सरकार बनी, मतलब फिर से राजा वहाँ पर स्थापित हो गया। इसका विरोध नेशनल लिबरेशन फ्रंट नाम से एक व्यापक मोर्चा किया गया था। उत्तरी वियतनाम की मदद में NLF ने देश की एकीकरण के लिए लड़ाई लड़ी। देखिए घूम फिर के बात वहीं पे हो गया। यहाँ पे इन्होंने फ्रांसीसियों को हराया। फ्रांसीसियों को हराने के बाद इन्होंने इसे वियतनाम को दो भागों में बांट दिया। एक बांट दिया उत्तरी वियतनाम, दूसरी बांट दिया दक्षिणी वियतनाम। अब यहाँ पे क्या हुआ कि बांटने के बाद दोनों तरफ अपनी सरकार बना ली, लेकिन एक तरफ सरकार फिर से ख़त्म हो गई और वहाँ पे फिर से तानाशाह शुरू हो गया। आइए हम इसके अगले पॉइंट की तरफ देखते हैं। युद्ध में अमेरिका का प्रवेश। अब आ गया हमारा सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका। अमेरिका ने क्या किया, साम्यवाद के डर से वियतनाम में अमेरिका ने हस्तक्षेप कर दिया, मतलब अपना वहाँ पे उन्होंने कहा कि भाई ऐसे कैसे हो रहा है। हजारों अमेरिकी सैनिक भारी हथियारों और टैंकरों से लैस होकर कहाँ पहुँच गए, तो वियतनाम पहुँच गए अमेरिका से। घातक रासायनिक हथियार जैसे नापाम, एजेंट ऑरेंज और फास्फोरस बमों का उपयोग कर असंख्य गांवों को वहां पे नष्ट कर दिया। युद्ध का असर अमेरिका में भी साफ साफ महसूस किया जा सकता था। अमेरिकन लोग भी युद्ध में शामिल होने के लिए सरकार की आलोचना कर रहे थे। हो चिंग मिन भूल भुलैया मार्ग जो है, अभी एक नया टॉपिक है हमारा, इस पर ध्यान देना है। फुटपाथों और सड़कों की एक विशाल नेटवर्क जिसका उपयोग उत्तर के दक्षिण तक सैनिकों और रसद सामग्रियों को ले जाने के लिए किया जाता था। अमेरिका ने नियमित आपूर्ति को बाधित करने के लिए इस मार्ग पर भारी बमबारी की, मतलब जो रास्ता था खान पान के चीज़ों को ले जाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर, अमेरिका ने उसे ख़त्म कर दिया। लेकिन गहन बमबारी के बाद भी यह महत्वपूर्ण आपूर्ति लाइन की बाधित नहीं कर पाए, क्योंकि इन्हें फ़ौरन मरम्मत कर लिया जाता था। अब आपको पता है कि वहाँ के लोग जो हैं वो कितने कर्मठ हैं। जैसे ही अमेरिका इन्हें तोड़ के जाता था वो फिर से उसे तुरंत बना लेते थे। आज भी जापान में भूकंप सबसे ज़्यादा आता है, अर्थक्वेक सबसे ज़्यादा आता है, लेकिन वहाँ के लोग इतने होशियार और कर्मठ है, उनकी टेक्नोलॉजी इतनी है कि रातों रात वो फिर से घर को तैयार कर लेते हैं। और ऐसे में क्या हुआ कि जब अमेरिका उनके बमबारी करके इनके वो रसद सामग्री वाले रास्ते को तोड़ता था तो ये पुनः उसे बना लेते थे। आइए हम इसके अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है अमेरिका अपने लक्ष्य को हासिल करने में विफल रहा था। युद्ध के अंत में क्या हुआ कि अमेरिका अपने लक्ष्य को हासिल करने में असफल रहा। पहला पॉइंट यही था। यह पहला युद्ध था जिसे टेलीविज़न युद्ध कहा गया, क्योंकि इस युद्ध में दैनिक समाचार कार्यक्रम में टेलीविज़न पर्दा पर दिखाए जाते थे। जनवरी 1974 में पेरिस शांति समझौते के साथ ही अमेरिका के साथ संघर्ष को समाप्त कर दिया गया। और नेक्स्ट पॉइंट कहता है नेशनल लिबरेशन फ्रंट जो 30 अप्रैल 1975 को साइगोन के राष्ट्रपति भवन पर कब्जा किया और वियतनाम के दोनों हिस्सों को मिलाकर एक राष्ट्र की स्थापना कर दी। युद्ध का अंत भी हुआ और आगे इसमें गुड न्यूज़ भी आपको मिलेगा।
कि गुड न्यूज़ ये है कि जैसे ही युद्ध का अंत हुआ उसमें अमेरिका भी हट गया वहाँ से, और इसे एक टेलीविज़न युद्ध भी कहा जाता था। इसे ध्यान से समझिएगा, इसे क्या कहा जाता था? टेलीविज़न युद्ध कहा जाता था, क्योंकि इस युद्ध का जो भी न्यूज़ हुआ करता था उस समय के टेलीविज़न पर ही दिखाया जाता था। अब पेरिस समझौते में अमेरिका भी शांत हो गया और उसके बाद उसने युद्ध समाप्त कर दिया, लेकिन नेशनल लिबरेशन फ्रंट जो है 30 अप्रैल 1975 को साइगोन के राष्ट्रपति भवन पर कब्जा किया और जो पश्चिमी और उत्तरी वियतनाम के हिस्सों को बांटा गया था उसे मिलाकर एक फिर से राष्ट्र की स्थापना कर दिया। आइए अब इसके नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देखते हैं। अब तो कोई स्लाइड है ही नहीं, लगता है मैंने आप सभी को इसके सारे महत्वपूर्ण टॉपिक को अच्छे से समझा दिया है। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि ये जितने भी पॉइंट है ये आपके बुक से लिए गए हैं और उसको पूरे डिटेलिंग किया गया है बुक के हिसाब से। तो आप सभी को यदि इन सभी को समझने में, यदि कोई भी पॉइंट, सिंगल पॉइंट को समझने में किसी भी प्रकार की परेशानी हुई हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपके लिए फिर से उस पॉइंट को अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, और यदि आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे इसके 2 पार्ट और वीडियो के बनेंगे जिसमें मैं आप सभी को इसके प्रश्न उत्तर और इसके इंपॉर्टेंट MCQ के बारे में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही था, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।